सबसे पहला सवाल योगेंद्र जी आपसे, बीएसपी से 6 विधायक कांग्रेस में आए और अब यहां भी सम्मान नहीं मिल रहा है, घर के रहे ना घाट के, और एक के बाद एक नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? आचल जी, आपको दरअसल ये पूरा गणित समझना पड़ेगा राजनीतिक रूप से कि जब चुनाव का कमोबेश 1.5 साल बाकी है, उस 1.5 साल के पहले जो बसपा से आए विधायक हैं, ये जिस तरीके से फायर कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, उसका गणित क्या है? क्योंकि पहला गणित तो ये है कि 3.5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और अगले 1.5 वर्ष तक फिर आप इसी सिस्टम में रहेंगे, तो आप सत्ता का दोहन भी कर रहे हैं और सत्ता का फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप सत्ता पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो इसका गणित क्या है, ये हमें बहुत गहराई से राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा। देखिए, पहला तो ये है कि 1.5 वर्ष के बाद में चुनाव आने हैं। अब जब चुनाव आएंगे तो ये जो बसपा से आए विधायक हैं, इनके सामने पहला सवाल होगा कि ये चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। क्यों कांग्रेस से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, पहला सवाल तो ये है, जिसकी संभावना है 50% मानता हूं कि इनको टिकट मिलेगा। दूसरा, अगर टिकट मिलेगा तो डेफिनेटली इनका जबरदस्त विरोध होगा वहां के जो लोकल लीडर हैं, तो इनके पास सबसे कंफर्ट जोन है कि वापस से या तो निर्दलीय के रूप में जाए, या बसपा के पास जाए, या सपा के पास जाए, किसी और पार्टी के पास जाए, जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वापस से वहां जाए, जीतें और वापस से सत्ता की मलाई चाटने के लिए सत्ता में शामिल हो जाए। अब प्रश्न ये है अचल जी कि अगर आप निर्दलीय के रूप में जाते हैं, या बसपा की तरफ से जाते हैं, या आप किसी और पार्टी की तरफ से जाते हैं, तो आपने जो जनता से वादे किए होंगे अपने लोकल एरिया पे, वो तो आपने पूरे किए नहीं। अब आप एक शेल्टर क्या लेंगे? तो वो शेल्टर लेने के लिए अब इनकी कवायद चालू हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी सरकार को या कांग्रेस सरकार को राजस्थान की कह रहे हैं कि वो भ्रष्टतम सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। जब ये कहते हैं कि हमें मंत्री का अलाइनमेंट ठीक करना है, इसका मतलब है कि पूरी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो अब जब ये वहां पर जाएंगे फील्ड के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, तब ये कहेंगे कि बसपा में विधायक जीतने के बाद अगर मैं कांग्रेस में नहीं जाता तो कुछ हासिल नहीं होता, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाता, इसलिए मैं गया। लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टतम सिस्टम ऐसा है कि हम वो सारी की सारी अपेक्षा, वो काम आपके पूरे नहीं करवा सके जो हमने वादे किए थे, इसीलिए पूरे कांग्रेस को दोषारोपण कर रहे हैं। दूसरा, एक मजबूत कांग्रेस, एक कमजोर कांग्रेस। देखिए, जो बसपा से 6 लोग आए हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि कांग्रेस कमजोर हो। जितनी कांग्रेस कमजोर होगी, उसको उतना ही ज्यादा ब्लैकमेल किया जा सकता है, उस पर उतना ही ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, और उतने ही ज्यादा काम किए जा सकते हैं। तो जब ये बयान देते हैं इस तरीके से, यानी कांग्रेस पर जब सवाल उठाते हैं और ये बयान देते हैं, तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि अब कांग्रेस को अस्थिर किया जा सकता है, हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी बात पूरी कर दो, हमें पूरा सम्मान दे दो, अदरवाइज आपकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो ये दोनों का जो मिला गणित है, उसका पूरी की पूरी जो परिकल्पना है, उसका जो परिणाम है, वो इस तरह के बयानबाजी यहाँ चल रही है। राजेंद्र गुढ़ा को कहीं ये तो डर नहीं है कि कांग्रेस से उनका टिकट कट जाएगा? यही डर है कि वो सरकार पर तंज कस रहे हैं, राजनीति पर तंज कस रहे हैं? देखिए, हम लोग जो देखते हैं पूरा तरीके से हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से चीजों का आकलन करते हैं, और हम लोग राजनीतिक चश्मे से इसको देखते हैं कि राजनीतिक रूप से इस पर राजनीति है क्या, हमारा ये दायित्व होता है कि जब ये 25 करोड़ कहते हैं कि मुझे एक राज्यसभा में सिर्फ एक वोट देने के लिए 25 करोड़ का ऑफर हुआ, तो ये दुधारी दो काम कर रहे हैं। पहला काम ये कर रहे हैं कि अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो एमएलए है वो कितना ज्यादा पाक साफ है कि 25 करोड़ का ऑफर आया, उसके बावजूद भी वो डिगा नहीं और उसने अपनी अंतरात्मा से उसे वोट दिया जिसे उसको वोट देना था। दूसरा, ये जो अन्य दल है, क्योंकि दल तो दो ही हैं जो दे सकते थे, या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को तो उन्होंने वोट दिया है, तो ये बता रहे हैं कि जो दूसरी दल है या दूसरी पार्टी है वो कितनी भ्रष्ट है कि 25 करोड़ देकर के मुझसे मेरा वोट खरीदना चाहते थे। अब जब अगले चुनाव में जाएंगे तो यही कहेंगे कि देखो तुम्हारा एमएलए कितना ईमानदार है कि उसने 25 करोड़ का ऑफर ठुकराया, और यहां पर जो दूसरा दल चुनाव लड़ रहा है वो कितने बेईमान उनके कैंडिडेट हैं कि वो बिक सकते थे लेकिन मैं नहीं बिका। पहला। दूसरा, जो बार बार आप जब सवाल उठाते भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भाई आज की तारीख में अगर आप राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो राजस्थान में भ्रष्टाचार है, कौन कर रहा है? सरकार तो कांग्रेस की। और आपने बहुत सही सवाल पूछा कि अगर इनको जब कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस ने मंत्री दिया, तो क्या उस समय इनको पता नहीं था कि भ्रष्टाचार है? वो मैं यही तो कह रहा हूं, स्मार्ट गेम यही खेल रहे हैं कि मैं काजल की कोठरी में रहकर भी साफ सुथरा हूं,
इसलिए मैं कांग्रेस से, अगर कांग्रेस से देखिए टिकट मिलने की संभावना कम है, अगर कांग्रेस से टिकट मिल गया तो कुछ और गेम खेलेंगे, नहीं मिला तो यही तो कहेंगे कि मैं काजल की कोठरी में रहा क्योंकि मुझे आपके काम कराने थे, लेकिन मैंने काजल नहीं लगने दिया, और इसीलिए बता रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर काजल लगा हुआ है लेकिन मैं उसमें साफ सुथरा हूं। आप बारीक गेम समझिए ये, और आप देखिएगा, आप 2023 में जब इलेक्शन होंगे तब हम फिर यहां मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये भाषण में क्या बोल रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण इनका ये है। दूसरा, जो हम बात कर रहे हैं कि शासन का 1.5 साल बचा हुआ है, देखिए अगर इनको शिकायत नहीं होती कि मुझे जो पोर्टफोलियो मिला वो पोर्टफोलियो मेरे लायक नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, तो क्या जरूरत थी आज इनको दिल्ली में जाने की, क्या जरूरत थी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करने की कि हमको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अपने आप में यह है ना कि भाई हमको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये दबाव ही तो है अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि अशोक गहलोत जी जानते हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन दबाव बना करके या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से बात करके अगर कुछ हासिल किया जा सकता है अगले 1.5 सालों में, तो उसे बुराई क्या है। तो ये सारा खेल दबाव की राजनीति का है, जिसको हम दूसरी भाषा में, अगर हार्ड भाषा कहते हैं तो ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। तो दबाव की राजनीति है, और दूसरा अगले चुनाव में अपने लिए एक शेल्टर पैदा करने की राजनीति है, और ये दोनों स्मार्ट गेम ये सब लोग खेल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद चाहे हम बाई इलेक्शन की बात करें या छोटे मोटे निकाय चुनाव की बात करें, उनमें कांग्रेस की जीत आगामी विधानसभा चुनाव की जीत के लिए कितनी अहम होगी, योगेंद्र जी? आंचल जी, जो बाई इलेक्शन है और जो मेन इलेक्शन है, दोनों में एक मूलभूत उनके चरित्र का फर्क है। जब बाई इलेक्शन होते हैं तो उस समय सत्ता में जो दल होता है उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो ये रख सकता है कि अगर आप यहाँ पर मेरे कैंडिडेट को जिताएंगे तो हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। गंगा बहेगी नहीं बहेगी बात की बात है, लेकिन वो एक तो आदमी को भी लगता है कि भाई सत्ता में 5 साल की दल रहना है, अगर कोई दूसरा यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली मुझे नुकसान होगा, तो वो वोट वहां विधानसभा में दे दी जाते हैं। जहां तक लोकसभा का सवाल है कि यहाँ पर लोकसभा के अंदर कांग्रेस विधायक विधानसभा में जीती और लोकसभा के अंदर उनके सुपड़े साफ हो गए, तो वो चूंकि नेशनल ओरा पर लड़ा जाता है उसकी कहानी अलग है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम पूरा फोकस राजस्थान पे रखते हैं इस समय, और जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान का जो इलेक्शन होगा वो अगला विधानसभा चुनाव होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। आंचल जो इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस इस समय पूरी तरह 2 टुकड़ों में विभाजित है। एक सचिन पायलट है और दूसरे अशोक गहलोत हैं, और ये भी आप जानते हैं कि दोनों, यानी अशोक गहलोत को तो कम से कम कहा जा सकता है कि वो सचिन पायलट को पूटिया को नहीं सुहाते। तो यहां पर जब चुनाव होगा, देखिए पहला काम तो होगा कि अभी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा, उनका यहाँ पर उनको रिप्लेस यहाँ पर किया जाएगा, और उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनकी जगह पर बीडी कल्ला आते हैं या फिर जो शीर्ष नेतृत्व इनका है वो सोचता है कि यहाँ पर अध्यक्ष ऐसा लेकर आए जिसमें सचिन पायलट भी कंफर्ट हो और अशोक गहलोत भी कंफर्ट हो। क्योंकि अगर ऐसा अध्यक्ष लेके आते हैं जो पूरी तरह डोटासरा की तरह अशोक गहलोत के कब्जे में हो या उनका फॉलोअर हो, तो डेफिनेटली फिर 1 और 1 11 होंगे, शायद उस वक्त ना टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व की चलेगी, और कोई भी शीर्ष नेतृत्व अपने पैर अपने हाथ इस तरीके से नहीं काटना चाहता। पहला ये होने वाला है। दूसरा, सचिन पायलट के लिए चूंकि अब जीवन मरण का प्रश्न होगा और वो भी मुद्दा रखेंगे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री, तो देखिए अगले 1.5 साल में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना मुझे तो शून्य लगती है। तो ऐसे में उनका जोर ये होगा और उनके समर्थकों का जोर होगा कि और कुछ ना हो तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या अपने टीम का ले आए, तो टिकट वितरण में हमारी चले और हमें आराम से टिकट मिल जाए और हमारे ज्यादा विधायक यहाँ पर आए, ताकि अगली बार अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश हो तो सचिन पायलट मजबूत हो पाए। ये यहाँ पर घमासान होने वाला है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में मूलभूत फर्क है, और मूलभूत फर्क ये है कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको हम नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, अमित शाह कह सकते हैं और एक तरह से नड्डा भी कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ वो है, वो 3 लोग हैं, वो इतने मजबूत हैं कि नीचे वाले कितने ही उछल कूद मचाए, लेकिन अगर एक आदेश ऊपर से आ गया तो उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। ये आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से जब से माउंट आबू के अंदर इनका प्रशिक्षण शिविर हुआ और नड्डा साहब वहां पर आए और इनडायरेक्ट उन्होंने मैसेज दिया, उसके बाद ना तो वसुंधरा समर्थक कोई बयान दे रहे हैं ना कोई और बयान दे रहे हैं, और एक तरह से शांति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास ना तो कोई विजन है ना उसका कोई बहुत बड़ा ओरा है, क्योंकि लगातार वो चुनाव हार रहे हैं, और इसी वजह से उनकी चलती नहीं है। अगर वो कहते भी हैं तो लोग उसको सुनते नहीं, लोग उसको मानते नहीं। और आपने इसका जो ज्वलंत उदाहरण है वो पंजाब में देखा कि पंजाब में इनकी इतनी बुरी हालत नहीं होती अगर शीर्ष नेतृत्व समय पर निर्णय लेता और वहां पर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय वहां पर शिरोधारी किया जाता। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों से बहुत बात होती है, और ये आप भी जानते होंगे पत्रकार होने के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ये मान चुकी है कि अगली बार हम सत्ता में आ रहे हैं, और निजी बातचीत में ये भी कोट करते हैं कि हम 150 या 160 के ऊपर सीटें लेकर आएंगे।
और आप कभी दूसरा कार्यक्रम कीजिएगा, उसके गणित क्या है इस पे हम बात करेंगे। चेहरा कौन जी होगा? चेहरा कौन होगा बीजेपी का? बिल्कुल। अब आपने ये सही कहा, तो आपको मालूम है कि बीच में लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का स्टेटमेंट आया है कि चेहरा कोई नहीं होगा, हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी के काम पर लड़ेंगे। पहला तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे चेहरा नहीं होगा। सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़, गुलाब कटारिया, गजेंद्र शेखावत, क्योंकि चेहरा लाते यहाँ पर जो सुरफुटबल होगी वो भारतीय जनता पार्टी रिस्क कभी ले नहीं सकती है, इसलिए वो चेहरा नहीं लेकर आएगी। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि ये सत्ता में नहीं है। यूपी में योगी का चेहरा इसलिए था क्योंकि यूपी में सत्ता में योगी ऑलरेडी थे, तो जहां जहां ये सत्ता में होते हैं वहां चेहरे को डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन जहां पर सत्ता में नहीं है वहां पर चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगर ये चुनाव जीत जाते हैं या बहुमत आ जाता है तो उसके बाद ऊपर से जो नेतृत्व चाहेगा वो होगा। और मेरा आकलन ये कहता है कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ सत्ता बनाने की स्थिति में आते हैं आंचल जी, तो उसके बाद यहां पर भी जिस तरीके से योगी को लेकर आए थे उनको सोच नहीं सकता था, यहां पर भी ऐसा ही कोई चेहरा होगा जिसकी कल्पना आज आप और हम ओपनली नहीं कर सकते। अंदर खाने हमें बहुत कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन हम शायद ओपनली बात करना ठीक नहीं होता है। इस तरह का है चेहरा होगा, तो ये तो तय मान के चलिए यहाँ चेहरा नहीं होगा और सबको एक लॉलीपॉप हाथ में होगा कि अगर सत्ता आती है, पहला ध्येय है सत्ता लाना, सत्ता आती है तो पूनिया जी आप भी बन सकते हैं, वसुंधरा जी आप भी बन सकती हैं, राजेंद्र राठौड़ आप भी बन सकते हैं, गजेंद्र शेखावत आप भी बन सकते हैं, ओम बिरला आप भी बन सकते हैं, गुलाब कटारे आप भी बन सकते हैं। तो सबके हाथ में लॉलीपॉप होगा। पहले कहा जाएगा चुनाव लड़ो, सब एक हो जाओ, ये उसके बाद देखा जाएगा नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने ला करके चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, सत्ता तो हर कोई चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस आलाकमान इस समस्या को कैसे सुलझाएगा? योगेंद्र जी। आंचल जी, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा था सचिन पायलट को लेकर के। जी देखिए, सचिन पायलट के आपको दो पहलू देखने पड़ेंगे राजनीतिक रूप से। एक, सचिन पायलट से अशोक गहलोत की इतनी खुली अदावत है क्यों, वो क्यों बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सचिन पायलट दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और अशोक गहलोत की समस्या ये है कि दूसरी पीढ़ी के नेता के रूप में वो अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वहां पर डिफीट खा गए और उनका करियर एक तरह से संकट में आ गया और आज उनका ओरा कुछ है भी नहीं राजस्थान में कि कहा जा सकता हो कि अशोक गहलोत की जगह वो ले सकते हैं। जो महेश जोशी वो अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते थे, उनको बाकायदा पद दिया गया कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो रेप कांड में फंस गए तो वो भी वहां से चले गए। अशोक गहलोत की जो खींच है सचिन पायलट को लेकर, वो कहीं कहीं अपने पुत्र की असफलता को भी वो प्रदर्शित करती है यहाँ पर। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सचिन पायलट है, क्या वो सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? आपने एक सवाल ये पूछा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर सचिन पायलट को जाना होता तो वो तब चले जाते जब वो अपने विधायकों को लेकर के हरियाणा में गए थे, उससे सुनहरा मौका हो नहीं सकता था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खंडित और विखंडित अलग अलग गुटों में, सचिन पायलट कभी नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर वो जाएं और उस चक्र के अंदर वो फंस के रह जाएं, क्योंकि तब भी ये कोई गारंटी नहीं होगा कि वो वहां पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आज सचिन पायलट की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर कांड हुआ, जिस तरीके से करौली कांड हुआ, जिस तरीके से उदयपुर में गला रेता गया कन्हैयालाल का, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुफीद पिच हिंदुत्ववाद वो यहां पर तैयार हो चुका है और वो उस पिच के आधार पे और बाकी जो अशोक गहलोत की अक्षमताएं यहां पर है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या चाहे उनके बयानबाजी हो, उसको लेकर वो पूरी तरह निश्चित हो चुके हैं कि सत्ता हमारे हाथ में होगी। ऐसे में अब वो सचिन पायलट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम्हारे आने से इतना वोट मिलेगा और हमें हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इनके बिना भी बहुत आराम से सत्ता हमारे हाथ में आएगी। तो अब सचिन पायलट की बात नहीं होगी। मैं सर की बात को सर आपको काट रहा हूँ बीच में। कटारिया जी ने जब ये हरियाणा में गए थे तब एक बयान भी दिया था कि अगर सचिन पायलट आना चाहे तो आ जाए, लेकिन अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में काम कर सकते हैं, हमारे नेतृत्व में काम कर सकते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये वही जय किशन जी, मैं अंदर की कहानी वही बता रहा हूँ आपको, वही समझा रहा हूँ। सचिन पायलट का जो विश्लेषण चूंकि अभी कर दिया, अब छेड़ दिया है, तो वही विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं जाएंगे। बीच में चर्चा चली थी कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा तो इनके लिए आम आदमी पार्टी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां जहां पर इस तरह के लीडर को लेती है वहां बहुत आराम से एक्सपोज कर देती है कि सीएम का चेहरा होगा। लेकिन राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा भी कोई कदम उठाने वाले होंगे। अब सचिन पायलट का होगा क्या? सचिन पायलट को आप गहराई से देखिए, एक इनको टास्क दिया गया है कि हिमाचल में इनको पर्यवेक्षक बना दिया गया है हिमाचल के चुनाव का। तो शीर्ष नेतृत्व ने, मैं इसे लॉलीपॉप का शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इनके ऊपर एक हाथ रखा है कि देखिए, पिछले चुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके से आपने विजय हासिल की थी, आपकी नेतृत्व क्षमताएं बहुत जबरदस्त है। आप हिमाचल में जाइए,
हिमाचल में काम करिए, वहां पर सत्ता में आइए, सत्ता के करीब लेकर आइए अपने नेतृत्व के साथ में, भूपेश बघेल इनके साथ में, तो वहां फाइनेंशियल को दिक्कत भी नहीं होगी, वहां पर वो लेकर आइए, उसके बाद में हम देखेंगे और आपका दावा मजबूत हो जाएगा और 2023 के अंदर या तो सीएम पद का दावा मजबूत होगा या अध्यक्ष पद का दावा मजबूत होगा। ये खेल एक तरह से रचा गया शीर्ष नेतृत्व के थ्रू, और यही खेल रचा गया अशोक गहलोत के साथ कि उनको गुजरात का मुख्य पर्यवेक्षक बना दिया गया, सारा का सारा इंतजाम उनको वहां पर करना है, और उनको भी कह दिया गया अंदर का, देखिए जो शीर्ष नेतृत्व होता है बहुत डिप्लोमेटिक काम करता है वो, क्योंकि सबको साधना है, तो उनको भी कह दिया गया है कि गुजरात में चुनाव जिताइए या सत्ता के द्वार तक लेकर आइए, अगर वहां तक आप ले आते हैं, क्योंकि पिछली बार आप लाए थे, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो कुर्सी है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो दोनों को मैनेज कर लिया गया दिसंबर तक, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, मैं कई चैनल पे कह चुका हूं कि दिसंबर तक कुर्सी जाने की कोई संभावना नहीं है, ना ही इस तरह के बयान आएंगे, ना ही कोई कुर्सी बदली जाएगी। तो यहां पर ये होगा। अब 2000 जब ये गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव होंगे, तब ऑलमोस्ट क्या हम चुनाव मोड में आ चुके होंगे, उसके रिजल्ट के आधार पर इनको कैसे मनाया जाएगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सचिन पायलट को पार्टी से जाने की रिस्क आंचल जी कांग्रेस ले नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी की जो यूथ ब्रिगेड है वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, और अगर सचिन पायलट भी कहीं से चले जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा। इसलिए कांग्रेस कोई भी लॉलीपॉप दे, कांग्रेस इनको कोई भी मैनेज करे, चाहे ये कहे कि हम आपके टिकट देंगे आपके फॉलोवर्स को, ये कहे कि अगली बार आपका मुख्यमंत्री पद पर दावा हम मजबूत कर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज में चले जाएंगे, इसका मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो आप यहां रहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट एक तरह से पेशेंस की, जो राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वो पेशेंस की एक प्रतिमूर्ति है, और उन्होंने दिखाया है कि उनको कितना छेड़ा जाए, उनको कितने भी उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ना तो वो अपना आपा खोते हैं और ना ही किसी तरीके से उस चक्र में फंसने की कोशिश करते हैं। तो कहीं कहीं उनको कहा जाएगा कि देखिए, तो अब एज इतनी है, भविष्य आपका बहुत लंबा है, आप पार्टी में रहिए, पार्टी आपके लिए सोचेगी। तो इस तरीके से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी फिलहाल दिसंबर तक के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि कहीं नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे, अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे, और दिसंबर के बाद में चुनावी चालें, चुनावी रणनीति, चुनावी चक्र फिर से रचे जाएंगे, और तब इंटरेस्टिंग होगा हमारा आकलन करना राजनीतिक रूप से।